आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत की कानून की समझ। और कानून की समझ में हम लोग बात कर रहे थे विशेष प्रकार एक कानून की। और जैसे कि हम उस कानून की व्याख्या हम लोग बहुत अच्छे से आप कर चुके थे कि घरेलू हिंसा उत्पीड़न ये क्या है। 2005 का जो एक्ट है उसको हमने देखा, किस चीज की इसमें आपके जरूरत आपके महसूस की गई, क्या सारे इतने पॉइंट थे, उन सारे पॉइंटों को, उन सारे तत्वों को, उन सारी चीजों को हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है। आज हम लोग इससे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा मेन जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोगों को आपका समझना चाहिए कि किस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर वो आपका शुरू करे थे, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने उन बहुत सारी चीजों को आपका पढ़ा था और उसमें देखा था, ठीक है। और हमने इसमें जाना। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या कानून बनाने पर जो कानून बनते हैं वो सब पर लागू होते हैं। आपको याद आना चाहिए कि चैप्टर का नाम 4 कानूनों की समझ, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। और कानूनों की समझ में भी विशेष प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे कि आपका किस तरह से कानून जो है वो आपके बनाए जाते हैं, और उन कानूनों को हम लोग इसमें देख रहे थे, ठीक है। पता लगा आपको? ठीक। अब जैसे भी हम लोग इसमें एक बात करे थे कि एक कानून बन रहा था जो इसमें कई महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसके कुछ लोग थे जो उसमें बड़ी ही आपका भागीदारी निभा रहे थे। किस तरह से इस कानून को हम लोग आपका देख रहे थे और उसको पढ़ रहे थे। कानून का नाम था घरेलू हिंसा कानून 2005 महिला एवं सुरक्षा को। इसको हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर होगा? ये आपको ध्यान देना है, ठीक। इसमें हमने पूरी कहानी को पढ़ा, हमने एक्सप्लेन किया कि हम किसको घरेलू आपका हिंसा कहेंगे, इसमें क्या चीजें हैं, ठीक। आइए यहां से देखते हैं। यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के लिए महिला के अधिकार को मान्यता देता है। महिला किस भी तरह के हिंसा के घरेलू सुरक्षा के खिलाफ आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज व अन्य खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जितने बातें का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किए जाएं, तो हमें एक नजर जो है हम लोगों को रखनी पड़ेगी। हमें महिलाओं और पुलिस न्यायपालिका सभी को कानून के बारे में आपका शिक्षित करना पड़ेगा कि सब कानून के बारे में कैसे हो आपका शिक्षित हो। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और ये जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कानून है ये इतना महत्वपूर्ण क्या है। आइए थोड़ा इसके विषय में देखते हैं। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? अभी आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है कि घरेलू हिंसा क्या है। हिंसा के शिकार महिलाओं को नए कानून में कौन कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हैं, कि जो अधिकार है वो कौन से मिले हैं। क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया? कैसा किया गया हो? लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया। उपरोक्त चित्रकथा पट्टे को पढ़कर बताइए कि लोगों में कौन सी 2 तरीकों से संसद पर दबाव बनाया गया है, कि कौन सी 2 ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा लोगों पर जो है संसद में आपका दबाव बनाया गया है। आइए थोड़ा सा कुछ आपका देखते हैं। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालातों से उभरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं। इन्हें पीड़ित की सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। कैसी हैं ये? कि सर्वाइवर हैं ये, जिसे अंग्रेजी शब्द से ही बचाए जा रहे हैं। अब देखिए, उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों को भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है।
वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से हर एक चरण में नागरिकों की आवाज बहु मायने रखती है। यह आवाज टेलीविजन रिपोर्ट, अखबार संपादकों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यम के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी आपके तरीके से माना जाता है। कहना कैसा माना जाता है कि जितने भी चीज हैं उनकी आवाज हम टेलीविजन के माध्यम से, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, इन सारे ऐसे मीडियम हैं जिनके माध्यम से हम लोग आपका ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और जिसको हम लोग आपका इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब कह रहे हैं अलोकप्रिय और आपका विवादास्पद कानून कि ऐसा क्या है कि अनफेवरेबल हो गया, मतलब ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ और ये कानून आपका डिस्प्यूट में गया। थोड़ा आईएएस के विषय पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद में ऐसा कानून पारित कर देते हैं जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण सही हो सकता है। तो कानूनी तौर पर क्या सोच सकता है, उसको आपका खास मतलब उसको वैल्यू जो है वो आपकी ना मिले इस तरह से। और यानी कि जो आपका प्रोसीजर है वो तो सही फॉलो हुआ है, लेकिन उससे क्या हो फिर भी कुछ खास लोग नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नीयत सही नहीं है और कानून क्या नहीं आया, कोई बहुत अच्छा नहीं आया और कोई चीजें नहीं आई। तो इसके पीछे क्या हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक, देखना है कि ये चीजें, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्या हो सकती हैं, कभी कभी अलोकप्रिय भी हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें। इसीलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उनके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानून के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी इस तरह का कानून दोबारा बनाने का भी जो है दबाव वो आपका कर सकते हैं। ठीक, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानून में पटरियों पर दुकान, फेरी लगाने और गैर कानूनी घोषणाएं घोषित की गई हैं। इसमें से कई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कानून जरूरी है। तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर चले गए हैं, लेकिन हमें इस बात का नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी वाले एवं फेरी वालों के लिए बड़े शहर में रहने वाले लोगों की जरूरत की चीजें, सेवा सस्ती और आपकी कुशलता पूर्वक पहुंच जानी है। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी भी कानून की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की अपेक्षा होती है कि उस पर विवाद खड़ा होगा। इसी टकराव की स्थिति में पैदा हो जाती है और लोग समझ लगते हैं कि संबंधित कानून सही है या गलत। यानी कि जब भी कानून में कोई विवाद हो जाए, कोई ऐसी टकराव की स्थिति आ जाए, तो फिर थोड़ी सी क्या होती है, आपकी समस्या जो है अभी वो जो है आपकी शुरू हो जाती है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना और बात करना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ पार्टियां भी क्या होती हैं, आपका राजनीतिक रूप से आपके इंटरफेयर करती हैं, कुछ अपना हित देखती हैं। तो इस तरह की सारी चीजें हो सकती हैं। वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जाते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। क्या कर सकती है, उसे रद्द भी कर सकती है। हमें तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद तो हम अखबारों और अन्य समाचारों के माध्यम से खाते हैं हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर सकते तो उनकी आलोचना करनी चाहिए और हमें इस प्रकार से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी उसमें उत्साह उतना ही जुड़ेगा और उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में आपकी मदद मिलेगी।
तो इस प्रकार की सारी चीजें हैं, इस प्रकार से होती हैं कि किस प्रकार से पूरा जो कानून है वो बनता है, जो पूरा प्रोसीजर है वो आपका फॉलो होता है। तो इन सारे कानून को, इन सारे प्रोसीजर को एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम इनको अगर इस तरह से आपका देखेंगे, इस तरह से बात करेंगे, तो मान लीजिए सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो इसमें से बच्चों जो हमने पूरा अभी तक टॉपिक पढ़ा है, तो अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछिए। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है, जरूर पूछिए अगर इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई। ठीक है, चलिए। तो ये जो आपका चैप्टर है कानूनों की समझ, ये आपका पूरा हो गया है। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आपको समझना चाहिए। चैप्टर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम है आपका न्यायपालिका। क्या नाम है? न्यायपालिका। चैप्टर नंबर 5 हमारे समक्ष है। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका, सबसे पहले समझिए हमारे जुडिशरी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका क्या है। तो हमको न्यायपालिका को समझना है कि न्यायपालिका क्या है, और इस पर हम लोगों को ध्यान देना है पूरा अच्छे से। ठीक है, अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक देखने को मिल सकती है। कह रहे बहुत सारे ऐसे कामों की झलक होती है कि आप उसको देख सकते हैं अखबार में। कभी कभी की आता है कि आज किसी को ये सजा मिली सरकार के चीजों पर, कि ये किस तरह से काम काज है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, आगे देखिए। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? अब कह रहे क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो हमारी कोर्ट हैं, जो अदालत है, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा आप इकाई 2 में यानी कि यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। किसका शासन चलता है? कानून का। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। सभी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, और कानून के शासन के लागू होने के लिए हमारे पास एक क्या है, आपकी न्याय व्यवस्था है। कैसा है? क्या है हमारे यहाँ? न्याय व्यवस्था है। ठीक है, ठीक। और उसको हम लोगों को जो हमारी, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकता है। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण यानी कि अहम भूमिका निभाती है। कह रहे कि जो न्यायपालिका है वो भारतीय लोकतंत्र को स्थापित बनाए रखने के लिए क्या करती है, अपनी अहम भूमिका निभाती है। और इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह है स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र। और हमारी न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। मतलब यह है कि आपके आसपास की अदालतें और नई दिल्ली में स्थित उच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है। इस अध्याय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये बिल्डिंग देखिए, और ये भवन जो बनाया गया, मुझे बताइए कहाँ का चित्र है? ये कौन सी हमारी न्याय अदालत है? जल्दी से कोई एक बच्चा ऐसा हो जो आपको बता सकता है। ये हमारा बच्चों सुप्रीम कोर्ट है।
सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान देना, ये क्या है हमारा? सर्वोच्च न्यायालय। तो अब तक वैसी हम लोग आम भूमिका के रूप में पढ़ रहे थे। अब जो इस चैप्टर की मेन भूमिका है उसको थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, और हम लोग इसको देखेंगे। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती हैं। वे यहां तक तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थी की पिटाई करनी चाहिए। वे राज्य के बीच नदियों के आपस में बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराधी के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए अदालत क्या कर सकती है। अदालत ये भी बता सकती है कि शिक्षक को विद्यार्थियों को पीटना चाहिए कि नहीं। अगर दो राज्यों के बीच आपका किसी नदी को लेकर आपका बंटवारा है, उस पर फैसला दे सकती हैं। कोई मामला है आपका, लोगों को आपका सजा दे सकती हैं आपराधिक मामले में। न्यायपालिका के कानून तौर पर जो वाक्य चीजें हैं उस सारे रूप में आपका सजा दे सकती हैं और उसको भी देख सकते हैं। आगे देखिए, विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार दोनों राज्यों और केंद्र व राज्यों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की आपकी क्रियाविधि मुहिम कराती है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए विवाद का निपटारा। मान लीजिए सरकार का और लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए या दो राज्यों के बीच में प्रॉब्लम हो जाए, या आप ऐसे मान लीजिए राज्य और केंद्र के बीच में किसी कानून को लेकर कोई आपकी स्थिति हो जाए, तो ऐसी किसी स्थिति में अगर कुछ भी निपटारा होगा तो उसको कौन करेगी? आपका कोर्ट करेगी। तो इन सब चीजों को हम लोगों को देखने के लिए, सारी चीजें आपके मुहैया कराने के लिए हमारे पास न्यायपालिका का ऑप्शन खुला होता है, तो हम लोगों को देखना चाहिए। दूसरा है न्यायिक समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है। यानी कि संविधान क्या है, कैसे उसको आप देखते हैं, क्या समझते हैं, इसका एक्सप्लेन करने का अधिकार अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है बच्चों? ध्यान रखना है, वो अधिकार है आपका किसके? न्यायपालिका के पास है। किसके पास? न्यायपालिका के पास है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून, कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। क्या कह सकते हैं उसे? आपका जो न्यायिक समीक्षा है, ये इसे कह सकते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का आपका क्रियान्वयन। जो कानून की रक्षा है और मौलिक अधिकारों का जो आपका क्रियान्वयन है, उसको देखते हैं। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। अब देखिए, कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको मिले हुए हैं, अगर उनका आपका उल्लंघन होता है तो ऐसी उल्लंघन की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आप कोर्ट जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? कोर्ट आपका जा सकते हैं। ठीक, उस कोर्ट में भी आपके पास क्या है? दो ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब दो माध्यम है कि आप कहां कहां इसमें आप लोग जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आप लोग जा सकते हैं, उच्च न्यायालय भी आप जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ऑप्शन खुले हैं। एग्जाम्पल के लिए 7वीं कक्षा की किताब में आपने हकीमा शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतियार थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गया था। जब कोई अस्पताल उनका इलाज नहीं करने से इनकार कर दिया था, काफी हालत उनकी खराब हो गई, तो इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कैसा? जीवन जीने का आपका मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, और इसमें क्या है? इसमें आपका स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो भी इसमें ही शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने
पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया और अदालतों की लापरवाही के कारण हकीमा शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे, और साथ में ये भी कहा कि अस्पताल की लापरवाही से जो उनका नुकसान हुआ है और जो ये सब चीजें हुई हैं ये उसको मुआवजा देगी। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसे आपातकाल स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम बंगाल खेती मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 में एक ऐसा ही आपका केस आया था जिसमें सारी चीजें हुई थी। आइए कुछ एक विशेष चीज जान लेते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। क्या लिखा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, क्या लिखा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इस सर्वोच्च न्यायालय को देखिए और समझिए कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था और अपने पूर्वतीय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति वह न्यायपालिका पहले संसद के भीतर चैम्बर में प्रिजर्व हुआ और 1958 में इसकी इमारत की स्थापना की गई। और क्या हुआ कि जो इसकी इमारती चीजें हैं वो क्या हुई, इनकी स्थापना जो है यहाँ की हो गई थी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। क्या है जो आपके स्वतंत्र जो आपकी न्यायपालिका है वो क्या होती है, और उस न्यायपालिका को हम लोग आपका देखेंगे कि किस तरह से काम करती है, कि ये कैसे आपको पहचान के रूप में मिलेगी। इसको थोड़ा सा हम लोगों को आपका देखना है और थोड़ा हम लोगों को इस पर जो है अपनी बात करनी है। ठीक, कल्पना कीजिए कि एक तलवार, एक ताकतवर, समझ चाहूंगा, कह रहे हैं कि एक आपको अपनी कल्पना करने की ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है और आपको ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत आपका कर देता है। यानी कि एक ताकतवर नेता है जिसने आपकी जमीन कब्जा ली है, और न्यायाधीश, जहां नेता क्या करता है कि न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला भी करवा सकते हैं। यानी कि उसको बदल देंगे, किसी और जज को ले आएंगे, या फिर ऐसे कर दें कि इस मामले में न्यायाधीश क्या कर दें, उसकी हिमायत जो है आपका जो आपके वो उसकी कर लें। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण होता है उसी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से ही फैसले ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेताओं के पक्ष पर फैसला सुनाया जाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्याय प्रक्रिया के प्रभाव किए जाने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान में इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है इसमें कोई भी आपका इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई किसी चीज की जो आपकी चीजें हैं वो ये नहीं हो सकती। बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ इस चीज की आपका व्यवस्था है, कुछ नहीं है या क्या नहीं है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं कार्यपालिका के काम में दखल न दे। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर काम करा सकती हैं। ना सरकार के अधीन है, ना वो काम करवा सकती हैं, ना कुछ करा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना है और थोड़ा सा इन पर आप लोगों को बात करनी है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू शक्तियों का बंटवारा है।
कह रही जो आपकी स्वतंत्रता का पहलू है ये क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है, इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखा न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, वे सरकार की ओर काम नहीं करती हैं। शक्तियों के बंटवारे का मुख्य ध्वस्तन करने की यह महत्वपूर्ण भूमिका है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के अन्य शाखाओं और कोई दखल ना दे। इसलिए इन्हें एक बार नियुक्ति किए जाने के बाद न्यायाधीश को हटाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि कोई उनको अगर हटाएगा तो उसको हटाने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। यानी कि ऐसा कोई नेता चाहे तो कुछ कर ले तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इसमें एक रोल है किस तरह से जो हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है और जो उसकी व्यवस्था है वो आपको बनाई गई है, और उस व्यवस्था को फॉलो होने के लिए यानी कि इसमें इंटरफेयर ना करे तो उसको बहुत मजबूत और बहुत सशक्त जो है आपका बनाया गया है। हम लोगों को उस चीज पर थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इतना आसान नहीं है कि कोई भी आपका किसी भी इनको हटा दे या इनको क्या कर दे, आपका बदल दे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है कि जो न्यायपालिका आपके स्वतंत्र है उसको क्या देती है, आपका भारी क्या देती है बच्चों, ध्यान देखना है। क्या होता है कि इनको भारी ताकत देती है कि जल्दी से कोई इनको हटा नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई पॉलिटिकल आपका इन्फ्लुएंस नहीं। इसीलिए हमारी न्यायपालिका आपका स्वतंत्र रूप से आपका काम करती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं, और यही कारण है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका का अगर कोई शक्तियों का आपका दुरुपयोग करती है तो उसको क्या कर सकती है, आपका रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि देश में उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। यानी कि अगर उसको लगा कि उसके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं वो आपका उल्लंघन हो रहा है तो उसको वो जा सकती है, और मतलब कोर्ट में और इस तरह की चीजों में आपका जाकर वो आप ये मानिए कि वो अपने उल्लंघन पर, अपने जो राइट्स हैं उन पर वो बात कर सकती है कि इस तरह से ये आपकी चीजें हुई हैं, और सरकार और न्यायपालिका सरकार को आदेश करेगी कि आप इस प्रकार की चीजें ना हो, उनके हित को क्या करा जाए, आपका जारी रखा जाए। ठीक है, इन सब चीजों को आपका देखने की आवश्यकता है। आगे आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर जो चीज आपने पढ़ी है और कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें कि न्यायपालिका में क्या है स्वतंत्रता, किस तरह से। तो इस तरह की चीजों को अगर आपको कोई लगता है कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछिए। अब देखिए इसमें लिखा है कि अपनी शिक्षिका की सहायता से इस खालिस्तान को भरिए। कह रहे जो आपके शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं तो ये आपको देखना है। अब देखिए पहले है विवाद का किस्सा और फिर उदाहरण देना है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद है तो कौन निपटाएगा उसको। तो मैंने आपको बता दिया अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट को यह राइट्स है या पावर है कि वो उसको निपटा सकता है। अगर दो राज्यों के बीच भी विवाद है तब भी सुप्रीम कोर्ट ही निपटाएगा। ये मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इस तरह से नहीं। कौन निपटाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। दो नागरिकों के बीच अगर विवाद है तो इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट,
और ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आपके लिए रास्ते खुले हैं। कहां के खुले हैं? हाई कोर्ट का भी रास्ता आपके लिए पास खुला है और आपका सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता जो है आपके लिए खुला है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब जो अगली चीज है आमतौर पर, तो उसको हम लोग थोड़ा सा अभी वो देखते हैं। ठीक, अभी इतना जितना पढ़ा है आप मुझे बताइए, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो। ठीक, आगे देखिए और समझिए इसको कि जो भारत की अदालतों की संरचना कैसी है। कि जो भारत की अदालत हैं उनके जो संरचना है तो वो कैसी है, इसको देखिए। ठीक, और इसको जानिए कि कैसी संरचना है और उस संरचना को आपको पढ़ना है और उन संरचनाओं को आपको समझना है कि कैसे आई। ठीक है, और इसको देखना है। अब देखिए, अगर मैं संरचना की बात करूं तो हमारे यहाँ जो नियम है, हमारे यहाँ क्या है, सर्वोच्च की संस्था है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई संस्था है तो वो है आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आपके जिला न्यायालय है, और जिला न्यायालय में भी आपका सत्र न्यायाधीश है। फिर उसके नीचे आपका मजिस्ट्रेट है, दंडनायक है, और एक छोटा सा स्वरूप है ग्राम पंचायत, उसको हम इतना ऐड नहीं करते, लेकिन ये सारे ऐसे चैनल हैं। ठीक है, और जिसके माध्यम से एक पूरा चैनल जो है वो आपका बना हुआ है। ठीक है, तो उस चैनल को भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। चलिए, तो बच्चों आज के इस आपका लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले हमने कानून की समझ का जो अंतिम रूप था पिछले आपके चैप्टर का, उसको कंप्लीट किया, और आज हमने देखा कि जो हमारी न्यायपालिका है कैसे आपका स्वतंत्र रूप से काम करती है, कैसे उसमें किसी पॉलिटिकल चीज का या पॉलिटिकल आपके हस्तक्षेप उसमें नहीं हो सकते, किस तरह से उसको स्वतंत्र रखा गया है, किस तरह से उसको अधिक ताकतवर बनाया गया है कि आपका किसी प्रकार में उसमें इंटरफेयर ना हो और स्वतंत्र रूप से कानून का पालन हो सके, चीजें बहुत अच्छी आपके चल सके, इसलिए सारी चीजों को उसमें आपको फॉलो किया गया है। और एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विधायी पालिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। तो इतना पढ़ा, बाकी कल हम लोग इस पूरे क्रम में भारत की अदालतों का चुनाव कैसे हुआ है उन चीजों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।